नमस्कार। बिहार के महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल पीके शाही जी ने इस्तीफा दे दिया है। ये खबर आपने पढ़ लिया होगा, आप मेरे स्क्रीन पर देख लीजिए। इस खबर में ये बताया गया है कि पीके शाही ने स्वेच्छा से ये इस्तीफा दे दिया है और उद्धृत किया गया है कि सरकार में परिपाटी रही है कि कोई नई सरकार बनती है तो एडवोकेट जनरल इस्तीफा दे देते हैं। सरकार बनी है 15 अप्रैल को, आज जून आधा गुजर गया है। तो ये अंतरात्मा की आवाज़ सुनने में इतना देर क्यों हुआ, ये तो प्रश्न उठेगा। अगर इस्तीफा देना था तो 16, 17, 18, 20 को हो जाना चाहिए था। एक्चुअली इनके इस्तीफे में रीशु श्री का कनेक्शन है। कहिएगा कैसे? तो आपको पता है कि ईडी संजीव हंस के मामले में जांच करते करते मनी ट्रेल के आधार पर ये सारा मामला उजागर कर रही है कि कैसे रीशु श्री टेंडर में घोटाले करता था, मैनेज करता था। और अभी आरंभिक जांच ही है, इसके हिसाब से ये पशुपालन घोटाले से कई गुना बड़ा घोटाला है और अभी तक आश्चर्य है कि किसी मिनिस्टर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। और संजीव हंस को छोड़कर, जबकि संजीव हंस की गिरफ्तारी दूसरे मामले में हुई थी, वो मामला था, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ था, गायत्री नामक एक महिला ने आरोप लगाया था, गुलाब यादव एवं अन्य। तो उसी में इन्वेस्टिगेशन करते करते एनर्जी डिपार्टमेंट में इन्होंने जो घोटाले किए थे उससे संबंधित मामले थे। इस संबंध में अभी संजीव हंस का एक पत्र भी लिखा गया है एसयूवी को कि साहब उन्होंने तो नाम ले लिया है, विकास आयुक्त, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वगैरह का नाम लिया है। तो अभी तो इसका मतलब तो ऐसा है कि या तो इस स्पेशल विजिलेंस यूनिट की औकात नहीं, या ऊपर से कोई दबाव है, या कोई और खेल है। तो आज इस संबंध में कई लोगों से मैंने दरियाफ्त किया और जो हमारे स्रोत हैं उन लोगों ने ये बताया, और वो ओबियस भी हो रहा है कि ईडी यह इन्वेस्टिगेशन करते करते जब इस घोटाले को इसके मोडस ऑपरेंडाई को समझ रही थी और इसमें ये पा रही थी कि इसमें बड़े बड़े आईएएस अधिकारी, मिनिस्टर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आपको पता है कि ईडी एक सेंट्रल एजेंसी है। ईडी ने इंफॉर्मेशन स्टेट के विजिलेंस यूनिट को दिया, सरकार को दिया। और एक्चुअली जब किसी को बचाना हो, हम लोग भी सरकार में रहें, किसी को बचाना हो तो बस फाइल पर लिख देना है कि इस पर एक कानूनी लीगल ओपिनियन ले लिया जाए। तो लीगल ओपिनियन कैसे जाता है? तो विधि विभाग होते हुए महाधिवक्ता के पास जाता है। लोगों ने बताया कि साहब इसमें बड़ी देर हो रही थी या फिर उन पर भी कोई दबाव था, क्योंकि पीके शाही जी के नीतीश कुमार से बड़े अच्छे संबंध रहे हैं और नीतीश कुमार के जो भुज्जा पार्टी था उससे बड़े अच्छे संबंध रहे। मैंने देखे हैं कि किस तरह से टॉप आईएएस और बड़े बड़े पॉलिटिशियन उनके यहाँ घूमते फिरते रहते थे। पीके शाही बहुत बड़े अधिवक्ता हैं, उनका अपना नाम है, वो मंत्री भी रहे, बाद में उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, राजनीति से संन्यास ले लिया और फिर लीगल प्रैक्टिस अपनी शुरू कर दी। तो खबर ये चल रही है, हाई कोर्ट के में काम करने वाले या जो वकील लोग हैं उनके बीच ये गॉसिप चल रहा है कि साहब उन पर दबाव था और शायद सरकार को ये लग रहा था कि ये बचा रहे हैं, इसलिए इनको कहा गया कि आप इस्तीफा दे दीजिए। क्योंकि अगर ये अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर के इस्तीफा देते तो अप्रैल में हो गया होता इस्तीफा। इसमें एक दो एंगल और है जिसको राजनीतिक समझ रखने वाले लोग समझते हैं। पीके शाही का इस्तीफा दो बात की ओर इशारा करता है। पहला कि सम्राट चौधरी धीरे धीरे नीतीश कुमार के कुनबे को, नीतीश कुमार के लश्कर को नेस्त नाबूद कर रही है, सबका तंबू उखाड़ रही है। मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द जितने अधिकारी थे उसमें अधिकांश लोग तो भाग गए सेंट्रल डेपुटेशन में। बचा है एक, वो न जाने क्यों सटा हुआ है, ना कि अब मीटिंगों में देखा जा रहा है कि पहले तो मुख्यमंत्री के बगल में बैठते थे, अब उनको किनारे ठेल दिया गया है।
मुख्यमंत्री के साथ गाड़ी में भी वो चलते नहीं दिख रहे हैं, और यहाँ तक उनका डूबा हुआ है भ्रष्टाचार में। अब वो पाप का घड़ा कब भरेगा, कब उन पर कार्रवाई होगी, तो वक्त बताएगा। लेकिन इसका पॉलिटिकल एंगल ये है कि पीके शाही को हटाने का, मैं इसको हटाना बोलता हूँ, रेजिग्नेशन नहीं बोलता हूँ। सम्राट चौधरी का फैसला पीके शाही को हटाने का जो हुआ है, यह नीतीश कुमार के लश्कर का एक मजबूत खंभा जो था उसको उखाड़ के फेंक दिया गया। इसका दूसरा रिपरकशन ये होने जा रहा है कि इसका मतलब अब सम्राट चौधरी और इनका जो विजिलेंस यूनिट है और ईडी भी अब इस राज्य के कुछ बड़े अधिकारी और नीतीश कुमार के करीबी मंत्रियों पर हाथ डालेगी। ये आप देख लीजिएगा, आने वाले 15-20 दिन में ये होगा। हालांकि मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ कि इसका कोई लॉजिकल कंक्लूजन नहीं निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है। वो इन्वेस्टिगेशन करके डोजियर बनाकर गर्दन पर फांसी का फंदा लगाकर उसको रस्सी खींचती नहीं है, यहाँ लगा के छोड़ देती है और उसके बाद अपना मनचाहा काम करती है। अगर यही फॉर्मूला बीजेपी का, यही स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग और मोडस ऑपरेंडाई यहाँ भी लागू होता है, तो दो चीज़ स्पष्ट है। पहला कि इस इन्वेस्टिगेशन की जद में जो जिन IAS अधिकारियों के नाम आ रहे हैं, जो मुख्यमंत्री के बड़े नज़दीक है और जिन लोगों ने विगत 10 वर्ष में बिहार को लूट करके कंगाल बना दिया, आज स्थिति ये है कि वृद्धावस्था पेंशन देने के लिए कंटीजेंसी फंड से पैसा निकाला जा रहा है। और वो ऐसी स्थिति ये हुई कि रिशु श्री के कहने पर इनके चहेते आदमी को एडिशनल सेक्रेटरी फिनांस बनाया गया, पेंशन के राशि को काट करके चहेते विभाग में डाला गया ताकि वहाँ ज़्यादा माल कमाया जा सके। और परिस्थिति ये हो गई है कि अब समाज कल्याण का पेंशन बांटने के लिए राज्य सरकार को कैबिनेट से यह निर्णय लेना पड़ रहा है कि आकस्मिकता निधि से 3662 करोड़ रुपया लिया जाए उधारी। ये नौबत आई है। तो मैं दूसरी बात ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका मतलब साफ है कि अब ईडी और जांच एजेंसियों के हाथ उन बड़े IAS अधिकारी जो नीतीश के इर्द गिर्द पूरा मलाई काटे हैं, इनके गर्दन पर अगले 15 से 20 दिन, 1 महीना में पहुंचने वाला है। और तारनी दास के संबंध में मैंने एक वीडियो बनाया। तारनी दास के रिटायरमेंट के बाद इनको कौन सी शक्ति था जो एक्सटेंशन दिया था। 31 अक्टूबर 24 को ये रिटायर होते हैं। जरा सीक्वेंस देख लीजिए। 31 अक्टूबर को तारनी दास रिटायर होते हैं, मुख्य अभियंता बिल्डिंग डिपार्टमेंट। उस वक्त तो अशोक चौधरी इस विभाग के मंत्री थे। 9 नवंबर यानी 9 दिन के बाद ही इनको एक्सटेंशन मिल जाता है, मात्र 9 दिन में। कैबिनेट का भी अनुमोदन नहीं लिया गया है, ये पत्र देख लीजिए। और उसके बाद 28 मार्च को इनके घर पर ईडी की रेड होती है। 8 से 10 करोड़ रुपया पकड़ाता है जो अखबारों में छपा है, और 28 को ही इनका जो एक्सटेंशन है वो रद्द कर दिया जाता है। इसका मतलब इस जद में तो सारे लोग हैं, कोई ऐसा विभाग नहीं है, लाइन डिपार्टमेंट जो बचा है। तो मेरी ये जानकारी कह रही है कि ईडी अब जो लास्ट अड़ंगा था, जहाँ से प्रोटेक्शन मिल रहा था कथित रूप से, उस खंभे को ही उखाड़ के फेंक दिया गया है। तो अब जांच एजेंसियां नीतीश कुमार के जो भूजा पार्टी के मंत्री हैं और इनके जो किचन कैबिनेट के जो दलाल IAS अधिकारी 5-6 का जो कॉकस बना हुआ था, जिसने इस राज्य में दसियों लाख करोड़ रुपए लूट लिए हैं, उसको ठीक करेगी। तो ये दसियों लाख करोड़ रुपया जो लूट मचा है, उसकी ओर ईडी स्पेशल विजिलेंस यूनिट बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। अब हमें इंतजार करना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।